सोचिए, एक ब्रांड जिसने कोलगेट, नेस्ले और यूनिलीवर जैसे बहुराष्ट्रीय दिग्गजों को सीधी चुनौती दे दी, और वो भी विज्ञापनों पर करोड़ों खर्च करके नहीं, बल्कि योग, आयुर्वेद और स्वदेशी के नाम पर। हरिद्वार के एक साधारण आश्रम से शुरू हुआ ये ब्रांड कैसे अरबों का साम्राज्य बन गया? क्या पतंजलि सच में एक क्रांति है, या बस परंपरा का मुखौटा पहनकर बनाया गया कॉर्पोरेट खेल? आज हम खोलेंगे पतंजलि की असली कहानी, उदय, विवाद, राजनीति और भविष्य। और यकीन मानिए, वीडियो के अंत तक आपका नजरिया बदल जाएगा। कहानी शुरू होती है 1995 हरिद्वार से। बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने एक छोटी सी आयुर्वेदिक दवा कंपनी की नींव रखी। भारत की जनता के मन में दो बातें गहरी बैठी थीं, विदेशी कंपनियों पर अविश्वास और अपनी परंपरा पर गर्व। यही भावनाएं पतंजलि का आधार बनी। स्वदेशी नारा अब सिर्फ राजनीतिक नहीं रहा, बल्कि आर्थिक हथियार बन गया। 2016 तक पतंजलि भारत की सबसे तेजी से बढ़ने वाली एफएमसीजी कंपनी बन चुकी थी। दंतकांति ने कोलगेट को टक्कर दी। पतंजलि का घी कई राज्यों में अमूल से आगे निकल गया। लेकिन सबसे खास बात, पतंजलि ने मार्केटिंग पर अरबों खर्च नहीं किए। बाबा रामदेव के योग शिविर ही असली मंच थे। लाखों लोग सुबह योग सीखने आते, और वहीं उन्हें पतंजलि का सामान अपनाने के लिए कहा जाता। यानी योग ही बन गया बिजनेस का हथियार। पतंजलि सिर्फ सामान नहीं बेच रहा था, वो बेच रहा था एक सोच। टूथपेस्ट खरीदना भारत को मजबूत करना, बिस्कुट खाना पश्चिमी वर्चस्व का विरोध। 2017 की नीलसन रिपोर्ट ने दिखाया कि छोटे कस्बों और गांवों में पहली बार खरीदने वाले ग्राहकों का भरोसा पतंजलि पर सबसे मजबूत था। लेकिन क्या ये वाकई संस्कृति की रक्षा थी, या बस मार्केटिंग रणनीति? 2017 में हरिद्वार की सरकारी लैब ने खुलासा किया, पतंजलि के 40% फूड प्रोडक्ट्स क्वालिटी टेस्ट में फेल। पतंजलि नूडल्स पर बैन लगा क्योंकि उन्हें सुरक्षा मंजूरी ही नहीं मिली थी। बाबा रामदेव ने इसे एमएनसीज की साजिश बताया। लेकिन इंडिया टुडे और द हिंदू जैसी रिपोर्ट्स ने सवाल उठाया, क्या पतंजलि वाकई शुद्धता बेच रहा है, या सिर्फ मुनाफा? पतंजलि एक कंपनी नहीं, एक आंदोलन बन गया। और इसका सबसे बड़ा चेहरा था बाबा रामदेव। उनका राष्ट्रवादी अंदाज और योग के जरिए लोगों से जुड़ाव ने उन्हें ब्रांड से बड़ा आस्था का प्रतीक बना दिया। लेकिन आलोचक पूछते हैं, जब एक योग गुरु आपको टूथपेस्ट बेचता है, तो आप उसे गुणवत्ता के लिए खरीदते हैं, या भक्ति में? पतंजलि का उभार राजनीति से जुड़ा हुआ है। पतंजलि की तेजी से हुई सफलता भारत में बढ़ती राष्ट्रवादी राजनीति के साथ मेल खाती है। बाबा रामदेव कई बार नेताओं के साथ मंच साझा करते नजर आए। समर्थक मानते हैं कि ये भारत के लिए अच्छा है, लेकिन आलोचक कहते हैं, ये बिजनेस नहीं, राजनीतिक आर्थिक ताकत है। 2019 तक पतंजलि की रफ्तार धीमी पड़ने लगी। डिस्ट्रीब्यूशन की समस्याएं, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन की हड़बड़ी और प्रतिस्पर्धी कंपनियों की वापसी, सबने असर डाला। फोर्ब्स इंडिया ने लिखा कि कपड़ों से लेकर तेल तक हर चीज में उतरने की कोशिश ने पतंजलि को कमजोर कर दिया। कई ग्राहक वापस पुराने विदेशी ब्रांड्स की ओर लौटने लगे। लेकिन पतंजलि खत्म नहीं हुआ। कोविड के दौरान कोरोनिल दवा लॉन्च कर उसने फिर सुर्खियां बटोरीं, हालांकि मेडिकल बॉडीज ने उसकी आलोचना की। साथ ही पतंजलि ने रुचि सोया खरीदी और तेल उद्योग में प्रवेश कर लिया। 2022 तक इसका कारोबार 30,000 करोड़ पार कर गया। अब असली सवाल है, क्या पतंजलि परंपरा और आधुनिक बिजनेस के बीच संतुलन बना पाएगा? तो पतंजलि आखिर है क्या? भारत की परंपरा को पुनर्जीवित करने वाला उद्धारक, या फिर आध्यात्म और स्वदेशी के नाम पर बना एक कारोबारी साम्राज्य? शायद ये दोनों है। शायद पतंजलि वो आईना है जिसमें भारत की दुविधा दिखती है, परंपरा बनाम आधुनिकता, स्वदेशी बनाम वैश्वीकरण। तो अगली बार जब आप दंतकांति या पतंजलि घी खरीदे, सोचिए, आप एक प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, या एक विश्वास?